हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम अपना चैप्टर 7 के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी की सॉल्यूशन सीरीज़। ठीक है ना। हमने अब तक 1 से लेकर 6 तक चैप्टर आपके कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है ना। आप लोगों ने उनको देखा भी होगा, और अगर नहीं देखा है तो इस चैप्टर को देखने से पहले आप उसको देख लीजिए, बिकॉज ये जो आपका चैप्टर 7 है और चैप्टर 8 है ये आपस में रिलेट करते हैं। जिसका टॉपिक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मार्जिनलाइजेशन का क्या मतलब होता है। मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी को कुछ कम्युनिटीज़ को आपने एक तरीके से मार्जिन पर रख दिया, ठीक है ना, या एक तरीके से साइड पर फेंक दिया है आपने, ठीक है ना, उनको मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए ये एक तरीके से इसमें आपको चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है ना। उसी तरीके से चैप्टर 8 में क्या होगा, चैप्टर 8 में कॉन्फ्रंट करना होगा आपको मार्जिनलाइजेशन से, कि कैसे कैसे हमारे को एफर्ट्स करने पड़ेंगे, स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे उन कम्युनिटीज़ को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। ठीक है। तो इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जो भी सारे क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो सब चीज़ें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू कर लेते हैं। अब कहता है, सबसे पहले ही क्वेश्चन बताया रखा है फ्रेंड्स, क्या एक्सप्लेन एट लीस्ट 3 डिफरेंट रीजंस वाई ग्रुप्स में बी मार्जिनलाइज्ड। कि भाई जो ग्रुप्स होते हैं वो क्यों मार्जिनलाइज हो जाते हैं, पहली चीज़। दूसरा, वाई वाज दादू फोर्स टू लीव हिज विलेज इन उड़ीसा। ठीक है ना। तो हम एक एक करके फ्रेंड डिस्कस करते हुए चलेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बताऊं कि 3 डिफरेंट रीजंस क्या होता है कि ग्रुप मार्जिनलाइज हो जाता है फ्रेंड। एक तो जो वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं उसकी वजह से जो ग्रुप होता है वो मार्जिनलाइज हो जाता है। सेकंड, उनके जो कस्टम्स होते हैं, ठीक है ना, वो डिफरेंट होते हैं, उसकी वजह से वो ग्रुप मार्जिनलाइज हो जाता है। या फिर जो थर्ड रीज़न है और इम्पॉर्टेंट रीज़न है, उनका डिफरेंट रिलीजन होता है, इसकी वजह से वो मार्जिनलाइज हो जाते हैं। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वाज दादू फोर्स टू लीव हिज विलेज इन उड़ीसा। तो वो जो दादू थे अगर आपने दादू की वो स्टोरी सुनी होगी उड़ीसा वाली, ये वाली, तो आप लोगों को पता होगा। तो बेसिकली फ्रेंड्स, क्यों हो गए थे वो फोर्स एक तरीके से, आप यहाँ पर उड़ीसा लिखा है फ्रेंड, जो उसका नाम है अब उड़ीसा हो गया है। ठीक है ना। तो ये भी हमारा एक वन ऑफ द स्टेट्स हैं। जब आप कभी मैप देखेंगे अपना, तो उसको आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि ये हमारा स्टेट कहाँ पर लोकेट करता है। तो फ्रेंड्स, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, जो कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे और जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वहाँ पर क्या किया उन लोगों ने, कहा कि भाई यहाँ पर जो भी ये सारे आपके पेड़ वगैरह हैं, फॉरेस्ट वगैरह है, उसको हम कट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर उसको वहाँ पर बनना है। जबकि जो यहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह था वो ही इन लोगों की लाइवलीहुड का पार्ट रहता था। तो भाई अगर आपको उन लोगों को अगर हटाना भी है तो कहीं ना कहीं उनका आप रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट करिएगा, उसको कहीं ऐसी जगह उनको प्रोवाइड कीजिए जहाँ पर वो अपना लाइवलीहुड और अपना राइट टू लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब फ्रेंड्स, एक आपके कॉमन सेंस से रिलेटेड है कि भाई इन योर ओन सिटी और विलेज हु वुड यू थिंक आर द मार्जिनलाइज ग्रुप डिस्कस। तो फ्रेंड्स, आप अपनी सिटी, जो भी जिस भी विलेज से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर आप बताइए कि आप किसको मार्जिनलाइज ग्रुप बताते हैं। तो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी इनिशिएटिव है फ्रेंड्स। आपकी प्रैक्टिकलिटी पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ जो किताब में लिखा है या जितना बता दिया वहीं तक सीमित है। आप लोगों को अपनी तरफ से भी फ्रेंड्स कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अगर आपको लगता है कि आपको नॉलेज गेन करनी है। ठीक है। चलिए, इसी तरीके से, कैन यू नेम सम आदिवासी कम्युनिटी दैट लिव इन योर स्टेट। ठीक है ना फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप यूपी स्टेट से हो सकता है आप नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट से हो, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे तो नहीं पता कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, बट फिर भी जो भी होता है कि आप लोग ये सब चीज़ें देख के बता सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, व्हाट लैंग्वेजेस डू दे स्पीक। अब इसका क्या, आप ये बोलते हैं कि वाट लैंग्वेजेस डू दे स्पीक, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स। अब जब आप उस पर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। क्या वो फॉरेस्ट में लिव करते हैं, ठीक है ना। डू दे माइग्रेट टू अदर रीजन्स लुकिंग फॉर वर्क, क्या वो माइग्रेट भी करते हैं। हो सकता है फ्रेंड्स, येस, बिकॉज कि उनको अगर अपनी लाइवलीहुड को बचाने के लिए, अपने कुछ अर्न करने के लिए, हो सकता है वो माइग्रेट करते हो दूसरी जगह काम करने के लिए। ठीक है ना। चलिए, तो आप आदिवासी का एंड डेवलपमेंट फ्रेंड्स, आप ये लोग सब देख ही रहे हैं कि वो किस तरीके से अपना ट्रेडिशन कस्टम्स को फॉलो करते हैं। ठीक है ना। जिनका ये इनका ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स होता है, ड्रेस होती है। ठीक है ना। तो इमेजेस का भी फ्रेंड्स बहुत अच्छा एक रोल
लिखा है और एनसीईआरटी की जो एक ब्यूटीफुल है वो यही है कि वो आपको इमेजेस के साथ भी आपको बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट करने का मौका देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या व्हाट मेटल्स आर इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंट डे इंडिया और वाई, वेयर डू यू दे केम फ्रॉम एंड आर देयर आदिवासी पॉपुलेशन देयर। तो फ्रेंड्स अगर हम मेटल की बात करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि कितने प्रकार के मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स इन इंडिया में किस किस तरीके के होते हैं, आयरन, मैगनीज, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है ना, और सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पाए जाते हैं। तो कुछ मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ आपको जो आप डेली लाइफ में अपने देखते होंगे। जैसे कि अगर आप आयरन का यूज़ देखते हैं फ्रेंड्स, तो आयरन से क्या है, मशीन्स वगैरह बनती हैं जिसको आप लोहा बोलते हैं, ठीक है ना। कॉपर जो होता है, कॉपर की इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, ठीक है जी, जो आप लोग देख कर चलते हैं अपने घरों में। इसी तरह के जो एरोप्लेन्स वगैरह जो आप देखते हैं उड़ते हैं, वो किसके बने होते हैं, वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं, ठीक है ना। और जब हम गोल्ड एंड सिल्वर की बात करते हैं तो वो सब आप जानते ही हैं कि आपके जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है ना, आपके कानों की हो गया, गले का हो गया, ठीक है ना, हाथों की अंगूठियाँ हो गई, वो सब चीज़ें किससे बनती है, आपकी गोल्ड एंड सिल्वर से बनती है, ठीक है ना। चलिए, अब वो क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये कहाँ से आते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मेटल्स जो होते हैं वो हमारे जो अर्थ है उसकी नीचे जो बीनीथ होता है उसके नीचे वही सब चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। और जो कॉमन स्टेट्स हैं उसके आप एग्जांपल लिखना चाहें लिख सकते हैं। उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और असम हो गया और एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं। ये तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए जिससे आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट लगे, ठीक है जी। चलिए, अब क्या बोलते हैं कि क्या इन जगह पर जो है आदिवासी पॉपुलेशन रहती है। तो फ्रेंड्स यस, आप लिख सकते हैं कि इन ये जो स्टेट्स मैंने आपको बताई है इसमें आदिवासी पॉपुलेशंस भी रहती हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या बोलता है कि लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स दैट यू यूज़ एट होम दैट कम फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब ऐसे 5 प्रोडक्ट बताइए जो कि आप यूज़ करते हैं और वो फॉरेस्ट से आते हैं। और जबकि फ्रेंड्स देखिए आप लोग यूज़ करते हैं और अब अभी मैं आपसे अगर पूछूंगा तो हो सकता है शायद आप इसका आइडिया नहीं लगा पाएँ, बट चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला टेबल, देखिए मैं फ्रेंड्स वुड से बनती है टेबल, तो कहीं ना कहीं वुड भी फॉरेस्ट से आता है। चेयर हो गया, ठीक है ना। पेपर हो गया, जो आपकी बुक्स वगैरह हैं वो भी सब उसी से बनती हैं। जो आप हाउसेस वगैरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं, अगर जैसे आप ऐसा असम वगैरह से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर फ्रेंड्स वुडन के हाउसेस होते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि अगर हम लास्ट की बात करें तो पेंसिल भी फ्रेंड्स वुडन की बनती है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक फॉरेस्ट का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, कहता है बाय होम were the following demands being made on forest land: timber for construction of houses and railway, forest land for mining, forest land for agriculture by non-tribal people, reserved by government as wildlife park. In what ways would this affect the tribal people? तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या होता है, जो भी प्राइवेट इंडस्ट्री होती है या फिर पॉलिटिकल फोर्स होती है उनकी डिमांड से ही ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है ना। तो कहता है इन वाट वेज द वुड दिस अफेक्ट ट्राइबल पीपल। तो फ्रेंड देखिए ट्राइबल पीपल जो सबसे पहले अफेक्ट करते हैं वो ये बेसिकली ट्राइबल पीपल आप आदिवासी के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि अपना लूज़ कर जाते हैं क्या, मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब अपना गुजर बसर का जिसे हम कहते हैं कि अपना साधन, वो भी वहाँ पर खो देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनका लैंड चला गया तो फ्रेंड्स सब कुछ उनका चला जाता है, ठीक है ना। अपना ट्रेडिशंस चला जाता है, आप लिख सकते हैं उनके ट्रेडिशंस चले जाते हैं, उनके कस्टम्स भी चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप इन क्वेश्चंस में इनको कन्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है व्हाट डू यू थिंक दिस पोएम इज़ ट्राइंग टू कन्वे। तो फ्रेंड्स ये जो आपने पोएम पढ़ी है आप बता सकते हैं कि भाई अगर आप लोग इसको पढ़ा होगा तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि बेसिकली क्या कहना चाहती है। ये पोएम कहना चाहती है कि भाई देखिए आदिवासी को फोर्स किया गया, ठीक है ना, अपनी लैंड को छोड़ने के लिए, जिससे कि उनका जो लाइवलीहुड है वो लॉस्ट हो गया, ठीक है ना। उनके पास कोई भी अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं मिलता है, ठीक है ना। ठीक है ना, फिर मान लीजिए कि वो वहाँ से जो भी मान लीजिए उड़ीसा के लोग थे वो वहाँ से असम चले गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्हें माइग्रेशन करना पड़ा, ठीक है ना। फिर मान लीजिए अपना घर वर सब वहाँ पर जो था उनका वो सब छोड़ के उन्होंने एज अ स्क्रैच मतलब फिर नए तरीके से उनको वहाँ शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वहाँ के जोग्राफिकल एरिया, वहाँ का जैसा भी एरिया है उसके हिसाब से उनको फिर ढलना पड़ेगा।
तो यही सारी फ्रेंड्स चीज़ें होती हैं जो कि एक स्ट्रगलिंग लाइफ को डिनोट करती है कि देखिए सबका जीवन जो इस जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं उस तरीके से नहीं होता है, और जो एक गवर्नमेंट होती है उसको सब लोगों का ध्यान में रख के चलना पड़ता है। तो इन्हीं लोगों को अगर आप जानते हैं तो एसटी के नाम से जानते हैं। एसटी बोले तो शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोलता है, इन योर ओपिनियन वाई इज इट इम्पॉर्टेंट दैट आदिवासीज शुड हैव अ से इन हाउ देयर फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड्स आर यूज्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो देखिए आदिवासी की जो एक खासियत होती है वो क्या करते हैं, वो क्लोज एसोसिएशंस बनाकर अपने फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है ना, और उनको अपने फॉरेस्ट की बहुत डीप नॉलेज होती है, ठीक है ना, कि भाई फॉरेस्ट से क्या क्या प्रोड्यूस होता है, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज होते हैं, क्या क्या इनसे कुछ जड़ी बूटी बनती है, क्या क्या मेडिसिन बनती हैं, ठीक है ना। तो वो उन सब चीज़ों का उनको बहुत अच्छे से आइडिया होता है जो कि हम लोगों को इतना आइडिया नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो एक तरीके से फ्रेंड्स एडवांटेज का रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। और फिर वो कि किस लकड़ी को कैसे यूज़ करना है वो उसका यूज़ करना जानते होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यही सब आपको उसमें बातें लिख कर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वाई डू वी नीड सेफगार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज। इसका क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब इसी के साथ अब आपने ये देख लिया, हाँ वाई डू वी नीड सेफगार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज़, हमारे को क्या सेफगार्ड चाहिए माइनॉरिटीज़ के लिए। तो सबसे पहला कि भाई आप इनके जो अगर आप पॉसिबिलिटी है तो आप इनके कल्चर को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इनका फ्रेंड्स कल्चर ख़त्म हो गया तो पूरा सब कुछ ख़त्म हो जाता है माइनॉरिटीज़ का। सेकंड चीज़ जो है आपको इनके अगेंस्ट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, इन लोगों से कोई भी भेदभाव नहीं करना, कोई भी आपको इनको डिसएडवांटेज पोजीशन पर नहीं रखना, जो कि आप लोगों ने हम लोगों ने इनको मार्जिनलाइज कर रखा है, ठीक है जी। सोसाइटी की इनको मेन स्ट्रीम में शामिल करना पड़ेगा। फिर जो भी इनके कल्चर डाइवर्सिटी की जो मैंने बताया इनको भी इक्वलिटी देनी पड़ेगी, इनको भी जस्टिस हमारे को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये शब्द आप बहुत कई बार सुन चुके हैं और आपको इनको कई बार यूज़ भी करना होगा तभी, क्योंकि यही आपका जो मेन पार्ट है सिलेबस का जो सब्जेक्ट का है। अगर आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा भी लगता होगा तो आपको ये सब चीज़ें समझ में भी कहीं ना कहीं आती होंगी और अपने इनिशिएटिव से भी आपने एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बेसिकली आपको एक डेटा दे रखा है, अगर हम देखें तो ये वाला। तो फ्रेंड्स अगर आप देख सकते हैं कि इसमें कि भाई आप बताइए कि इसमें किस कम्युनिटीज़ के पास घर अच्छे नहीं हैं, अगर कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, कहाँ पर टैप है। आपको रिलीजियस कम्युनिटीज़ दे रखी है, हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, ठीक है ना। तो ये आपका काम है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद फ्रेंड लिटरेसी रेट दे रखा है। तो अगर आप देखें तो लिटरेसी रेट्स अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जैन कम्युनिटी इसमें दिखा रखा है, और सबसे ज़्यादा लोएस्ट की अगर हम बात करें तो वो मुस्लिम कम्युनिटीज़ में शो हो रहा है, ठीक है जी। तो उन लोगों को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उनको भी प्रमोशन करना पड़ेगा, और जो गर्ल्स की एजुकेशन है, बॉयज़ की एजुकेशन है, उनको प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो कंट्री है वो अच्छे से ग्रो कर सकती है, ठीक है जी। चलिए उसी के साथ फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट है कि आपको देखिए फ्रेंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो भी बच्चे जानते हैं आप लोग कि जो भी यूपीएससी की सर्विसेज होती है उसी से ये सारी पोस्टेज निकलती हैं। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर। आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसका मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विस, और इसका मतलब क्या होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, ठीक है जी। तो बेसिकली आप लोग इसी से ही अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे आफ्टर योर ग्रेजुएशन, ठीक है ना, इसके लिए यूपीएससी का एग्ज़ाम करने के लिए जो आपको मिनिमम एज चाहिए वो 21 ईयर्स चाहिए, ठीक है ना। तो अभी आप आई थिंक 13 से 14 ईयर्स के एज के होंगे, बट अगर आप तैयारी अभी से ही शुरू कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा कि 7 से 8 साल की प्रिपरेशन में आप 21 ईयर्स की एज में अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और 22 ईयर्स की एज में आप बन जाते हैं तो फ्रेंड्स इससे अच्छी कोई डेवलपमेंट की बात नहीं होगी। होप सो आप अपने टीचर से इसके बारे में और जान सकते हैं, और अगर आपको लगता होगा कि सर आप बताइए तो मैं भी इसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए उसके बाद फ्रेंड्स आपको कुछ डेटा दे दिया है, ठीक है ना। तो डेटा क्या बोलता है कि रीड द डेटा रिलेटेड टू स्कूलिंग प्रोवाइडेड बाय द सचर कमिटी रिपोर्ट, ठीक है ना। कहता है क्या 25% ऑफ मुस्लिम्स
children in the 6 to 14 years age group have either never been enrolled in school or have been dropped out। या तो उन्होंने कुछ एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात करते हुए बोला कि भाई या तो ये 25% 6 से 14 साल की उम्र के स्कूल ही नहीं जाते, और अगर स्कूल जाते हैं तो जल्दी स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ठीक है ना। और इनका परसेंटेज ये हायर है, इसका पीछे क्या रीजंस वगैरह है वो अभी हम जानकर चलेंगे, ठीक है ना। क्या हमारे को लगता है कि कोई स्पेशल मेजर्स लेने चाहिए टू एड्रेस दिस सिचुएशन? तो फ्रेंड्स इसका जवाब है येस, हमारे को एक स्पेशल मेजर्स लेने चाहिए कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी को भी अगर हम अवेयरनेस के ज़रिए वहाँ पर अवेयरनेस फैला के उनको अवेयर किया जाए कि भाई कि एक जो एजुकेशन का है, एक लिटरेसी का है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सोसाइटी के लिए, ठीक है ना। और उनको भी एनकरेज करें कि भाई आप लोग अपने बच्चों को भी कहाँ पर स्कूल में भेजा जाए, ठीक है जी। तो अब इसमें पर्टिकुलर रिलीजन स्पेसिफिक बात कर रखा है फ्रेंड्स, ठीक है, बट हम ये जानते हैं कि फ्रेंड्स सभी रिलीजन को, ठीक है ना, सभी बच्चों को पढ़ाई का अधिकार है, ठीक है ना, और वो सभी को स्कूल में जाना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन स्पेसिफिक बोल रखा है इसलिए ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि अदर रिलीजन्स अगर ऐसा इस तरीके के स्कूल में नहीं भेज रहे हैं तो वो भी एक तरीके का गलत काम कर रहे हैं। हम लोग उनको भी यही बोलेंगे कि फिर आप लोगों को भी अवेयरनेस की ज़रूरत है और आप लोगों को भी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो ठीक है फ्रेंड, आई थिंक एक क्वेश्चन दाबा वैसे, हाँ एक ये फ्रेंड मतलब आपको दे रखा है कि भाई ऐसे टाइप का है बेसिकली, तो आप इसको पढ़कर आप बता सकते हैं कि भाई कभी कभार क्या होता है कि भाई जैसे रिलीजियस कम्युनिटीज़ होती हैं उसमें आपस में लड़ाई हो जाती है और फिर वो एक कम्युनल राइट्स का मोड़ ले लेती है। कम्युनल राइट्स का मतलब क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि जो धार्मिक लड़ाई एक तरीके से हो जाती है तो वो उसका रूप ले लेता है, फिर वहाँ पर ब्लड शेड हो जाता है, लॉस ऑफ लाइफ हो जाती है। तो इस तरीके की चीज़ों से हमारे को दूर रहना चाहिए, ठीक है जी। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हम मेन एक्सरसाइज का पार्ट कर लेते हैं। हमने जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिए हैं, अब हम जो है मेन एक्सरसाइज कर रहे हैं डिस्कस। तो सबसे पहला है राइट इन योर ओन वर्ड्स, आपको अपने शब्दों में लिखना है क्या, 2 और मोर सेंटेंसेस ऑफ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मार्जिनलाइजेशन, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स क्या मार्जिनलाइजेशन से समझे हैं आप? मार्जिनलाइजेशन आप लिख सकते हैं, मार्जिनलाइजेशन आर दोज ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना, जिनको हमने विच रिमेन इग्नोर्ड, ठीक है ना। इग्नोर्ड का मतलब होगा कि उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है ना। अब वो सोशल तरीके से भी हो सकता है और इकोनॉमिक तरीके से भी हो सकता है, मतलब सामाजिक और आर्थिक तरीके से भी हम लोगों ने उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट 2 रीजंस व्हाई आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंग मार्जिनलाइज, मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि आदिवासी इस तरीके से बढ़ रहे हैं, उनका मार्जिनलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है बल्कि कम नहीं हो रहा है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि जो भी फॉरेस्ट लैंड होती है उससे टिम्बर क्योंकि हमारे को टिम्बर चाहिए होता है तो फॉरेस्ट लैंड को हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। और एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए उस लैंड का यूज़ करने लग रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी, पहला चीज़ तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या था? दूसरा था कि भाई वहाँ पर माइंस एंड माइनिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लग रहे हैं, कोल माइनिंग हो गया और डिफरेंट तरीके की जो माइनिंग होती है वो होने लगी हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से, और हमारे को कितने रीजंस देने थे फ्रेंड्स? हमारे को 2 रीज़न देने थे, तो आप उसी से ही समझ लीजिए, मानकर चल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे को मार्जिनलाइज कर रही हैं कि भाई जो आदिवासीज़ हैं वो बढ़ रहे हैं। राइट वन रीज़न वाई यू थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्यों लगता है कि भाई देखिए फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको भी सेफगार्ड प्रोवाइड किया है कि भाई ये भी कहीं ना कहीं स्केड्यूल ट्राइब का पार्ट है, ठीक है ना। हमारे को इनकी कम्युनिटीज़ को, इनकी कल्चर को प्रमोट करना है, इन्हें भी इक्वलिटी एंड जस्टिस प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना। क्या तो ये कौन कहता है फ्रेंड्स? ये हमारे देश का संविधान कहता है, ठीक है ना जी। Reread the selection on minorities and marginalizations. Why do you understand by the term minority? तो आप फ्रेंड्स माइनॉरिटी की टर्म से क्या आपको समझ में आता है? तो फ्रेंड्स आप ज़्यादातर देखते होंगे कि भाई ये तो माइनॉरिटी में है, ये तो माइनॉरिटी। तो फ्रेंड्स माइनॉरिटी का क्या मतलब होता है? एक तरीके से ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब होता है? कम्युनिटीज़ जो कि न्यूमेरिकली की अगर हम देखा जाए तो स्मॉल है, किसकी? पॉपुलेशन की पूरी की। मान लीजिए 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है ना। तो उसमें जो ये कम्युनिटीज़ हैं उनका क्या है? स्मॉल परसेंटेज है, जैसे कि मान लीजिए 2% है, 3% है, 14% है, ठीक है ना। तो उसी बेसिस पर हम इनको माइनॉरिटीज़ बोल देते हैं, ठीक है जी।
चलिए, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वो क्या कहता है। यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ डिबेट वेयर यू हैव टू प्रोवाइड रीजंस टू सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मुस्लिम्स आर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, यूजिंग द डेटा प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर लिस्ट 2 रीजंस दैट यू वुड गिव। ठीक है ना, इन्होंने क्या बोला फ्रेंड्स कि जो मुस्लिम्स हैं वो क्या एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मुस्लिम्स आर मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, तो इसके फ्रेंड्स दो मुख्य रीजंस क्या हैं कि भाई जो उनको बेसिक एमिनिटीज़ हैं, ठीक है ना। अब ये सिर्फ एक स्पेसिफिक रिलीजन की बात कर रहा है फ्रेंड्स, बट अगर और भी कोई माइनॉरिटीज़ है, मान लीजिए क्रिश्चियन है, ठीक है ना, मान लीजिए सिख हैं, मान लीजिए जैन है, मान लीजिए बुद्धिस्ट है, अगर वो भी लोग कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज्ड हैं, ठीक है ना, उनको भी इक्वल एक्सेस नहीं मिल रहा बेसिक एमिनिटीज़ का, जो कि आपका हो गया हाउस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ठीक है ना, ये क्या है फ्रेंड्स एक बेसिक एमिनिटीज़ हैं जो कि आपको लगता है कि भाई ये तो हमारे को अवेलेबल होनी चाहिए। और अगर आपका कहीं ना कहीं इसका अगर लैक है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी कम्युनिटीज़ को किस में रखा जा रहा है, मार्जिनलाइज में रखा जा रहा है। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स कि जो मुस्लिम्स में क्या है, एक लोएस्ट लिटरेसी रेट्स है अगर आप कंपेयर करें किसी और अदर रिलीजन ग्रुप से, क्योंकि इसमें डेटा भी दे रखा था, हम लोगों ने डेटा के हिसाब से भी उस चीज़ को ऑब्जर्व किया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि फ्रेंड्स इमेजिन दैट यू आर वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा रिपब्लिक डे हम कब बनाते हैं, 26 जनवरी को बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या बोल रहा है कि जब आप रिपब्लिक डे की परेड देख रहे थे टीवी पे विद अ फ्रेंड एंड शी रिमार्क्स लुक एट दीज ट्राइबल्स दे लुक सो एक्सोटिक एंड दे सीम टू डांसिंग ऑल द टाइम, लिस्ट 3 थिंग्स दैट यू वुड टेल अबाउट द लाइफ्स। की भाई आपको लगता है कि भाई जो आदिवासी लोग होते हैं वो सिर्फ नाचते ही हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, ठीक है ना। रीज़न इसका क्या है कि भाई जो उनकी जो डिफरेंट कल्चर है, उनका डिफरेंट कम्युनिटी से वो बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो उनकी आप जो अपने पॉपुलेशन से देखते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल थोड़ा सा होमोजीनियस नहीं रहते, कि आप अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, वो अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, आप लोग अलग तरीके का खाना खाते हैं, वो अलग तरीके का खाना खाते हैं, आप डिफरेंट तरीके की लैंग्वेज बोलते हैं, वो डिफरेंट तरीके की लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो बस इसी वजह से वो थोड़े से अलग रहते हैं, जबकि वो भी एक सिटीज़न ऑफ द कंट्री है और आप भी एक सिटीज़न ऑफ द कंट्री है। संविधान में हम दोनों कम्युनिटीज़ को बराबर माना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है इन द स्टोरी बोर्ड यू रीड हाउ हेलेन होप्स टू मेक अ मूवी ऑन द आदिवासी स्टोरी, कैन यू हेल्प हर बाय डेवलपिंग अ स्टोरी ऑन द आदिवासी। तो फ्रेंड्स होप कि आप एक स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है ना, कि भाई मान लीजिए कि आप लोगों ने कभी टीवी में कोई सीरियल देखा हो, या फिर आप कहीं घूमने गए हो तो आप लोगों ने वहाँ से उनसे आदिवासी से मिले हों, तो आप अपनी एक स्टोरी नरेट कर सकते हैं और अपने टीचर्स को या मुझे भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मुझे अच्छी लगेगी आपकी स्टोरी तो मैं अपने यूट्यूब पर ही अपने इस चैनल पर आपकी वो स्टोरी पब्लिश कर दूँगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक हमारा ये, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वुड यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन सोशल मार्जिनलाइजेशन, इकोनॉमिक का मतलब हो गया फ्रेंड्स आर्थिक, मतलब मनी रिलेटेड की अगर हम बात करें, और सोशल का मतलब हो गया सामाजिक तरीके से, ठीक है ना, कि जो ये दोनों तरीके से मार्जिनलाइजेशन है क्या ये इंटरलिंक है आपस में। तो बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है कि देखिए अगर हम बात करें कि भाई तो जो इकोनॉमिक और आपका सोशल मार्जिनलाइजेशन फ्रेंड, तो ये क्या कहते हैं, ये इंटरलिंक्ड है आपस में, ठीक है ना। क्योंकि भाई आप मान लीजिए कि आप उनको एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होने के लिए मजबूर करते हैं, तो उसका मतलब वो क्या रीज़न होगा, वो इकोनॉमिक रीज़न होगा, ठीक है ना। और फिर जब ये अपने कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, तो वो कौन सा रीज़न हो जाता है, वो आपका सोशल रीज़न हो जाता है। और फिर कहीं ना कहीं जब ये माइग्रेट होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं फ्रेंड्स विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के बारे में आप जानते हैं, गरीबी, उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि भाई इनको शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है, इनको अपना बेसिक नेसेसिटीज़ भी देखनी है, एजुकेशन भी देखना है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें पे उनका इम्पैक्ट पड़ जाता है और इसकी वजह से सोसाइटी मार्जिनलाइज हो जाती है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम एक अच्छे थॉट के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे कि हमारे को किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी रिलीजन को हमारे को माइनॉरिटाइज्ड फील नहीं होने देना है। ये सब हमारे ही सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है ना। हमको सबको साथ लेकर चलना है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी होता है कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है जी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपसे आई थिंक विदा लेंगे हम इस चैप्टर में, ठीक है ना। और फिर मिलते हैं कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन का, जो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम इसको किस फाइट कर सकते हैं, किस तरीके से स्ट्रगल करके हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।